नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। राजस्थान मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र की मौजूदा सरकार से देश के लोकतंत्र को खतरा बताते हुए राष्ट्रव्यापी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान चला रही है। अभियान के तहत देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे तमाम माध्यमों के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। राजस्थान मामले को लेकर राजभवन का घेराव करने जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए चारागाह बन चुका है। सरकार निकम्मेपन का शिकार हो चुकी है। अब जंगल राज शब्द छोटा पड़ता जा रहा है। अत्याचार की इंतहा हो चुकी है। अपराधियों के अंदर कानून का रत्ती भर भी डर नहीं रहा। तो ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। चुनी सरकार को, राजस्थान को षड्यंत्र के साथ गिराना चाहती है। अगर राजस्थान चाहता है कि वहां पर विधानसभा सत्र चले तो इस सरकार को दर्द क्या है। आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। यहाँ ये सरकार चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग जबरन गिरफ्तार करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और इस बीच मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर सामने आई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर चौपाल ने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बना करके 200 फीट नीचे डाला जाएगा। भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य निकलकर सामने आएगा, ताकि कोई भी विवाद यहां उत्पन्न न हो सके। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला को रखेंगे, उसी के बाद से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण किया जाएगा। बहुत ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ पूरे परिसर में, जितना लंबा चौड़ा परिसर है उस परिसर में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। महाराज जी, कहा जा रहा है कि मंदिर के नींव में कुछ सबूत के लिए कुछ केमिकल रखे जाएंगे, टाइम कैप्सूल रखे जाएंगे, जिससे कि हरदम के लिए प्रमाण संरक्षित रहे। नहीं, अच्छी बात है, वैसा ही होगा जैसा आपने सुना है, वैसा ही होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस दौरान सीएम ने टीम 11 को कई अहम निर्देश दिए। इस बीच उत्तर प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग पर भी जोरों पर ध्यान नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमितों की संख्या विस्तार ले रही है। आपको बता दें, सीएम योगी लगातार टीम 11 के साथ बैठक करने के अलावा जिलों का भी दौरा करते हैं। दौरा भी ऐसा होता है कि एक दिन में 3 जिलों में जाकर वहां के अस्पतालों का हाल देखने के साथ साथ जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही अपनी कर्मस्थली गोरखपुर के बाद बलिया और वाराणसी का दौरा किया था। वहीं बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जो संस्कृति है वो शांत की है, सद्भाव की है, प्रेम की है और भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को मानवता का, शांति का, प्रेम का, सद्भाव का संदेश दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो आप अगर कोई इतिहास देखिए तो भारत ने कभी भी किसी मुल्क की ज़मीन हथियाने के लिए या किसी मुल्क पे कभी आक्रमण नहीं किया। पाकिस्तान का ये जो कारगिल युद्ध का जो कृत्य था वो बहुत ही घिनौना था, बहुत ही निंदनीय था और जिसको हमारी बहादुर सेना ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके उस युद्ध पे विजय प्राप्त की। हम अपनी बहादुर सेना को सैल्यूट करते हैं
उनके जज्बे को सलूट करते हैं, उनकी शहादत को सलूट करते हैं और हम उनका गौरवगान करते हैं। ये आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान इस बात का गवाह है कि कांग्रेस की हुकूमत किस तरह से षड्यंत्र करके राज्यों की सरकार को गिराती रही और सत्ता के लिए किस हद तक कांग्रेस की हुकूमतें गई हैं, इसका पूरा बयान करने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है। और श्रीमान राहुल गांधी को चाहिए कि वो कांग्रेस के दामन में झांके, कांग्रेस की कारगुजारियों पे आत्मचिंतन करें और फिर कोई जो विपक्ष का आरोप है वो पूरी तरह से मैं खारिज करता हूँ। कोरोना से अगर सरकार लड़ नहीं रही होती तो लाखों की संख्या में जो लोग उपचारित होकर के अपने घरों को पहुँचे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि कोरोना को बहुत संजीदगी के साथ सरकार लड़ रही है और उसके कोरोना वायरस को हराने के लिए जो भी उपाय सरकार के जो भी प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो या जो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए जो भी प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन करते हुए देश का हर नागरिक कोरोना वायरस से लड़ रहा है। सरकार पूरी शिद्दत के साथ इससे लड़ रही है और उसी का परिणाम है कि कोई भी आप प्रदेश देख लीजिए, अगर पूरे देश के आंकड़ों में देखते हैं तो 9 लाख के आसपास लोग अब तक उपचारित होकर के स्वस्थ होकर अपने घरों को गए हैं। ये बात ठीक है कि अनलॉक 2 के बाद केसेज बढ़े हैं, लेकिन उसमें जो बरसात का मौसम है, जो ह्यूमिडिटी है, वो भी। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर बीजेपी गिराने में जुट जाती है। इसके अलावा लल्लू ने प्रदेश में लगातार सामने आ रही अपहरण की घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा है, जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने में लगी है, लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। पहले बिहार में सरकार को गिराया, गोवा में सरकार को नहीं बनने दिया, पंजाब में अस्थिर करने की कोशिश की, महाराष्ट्र में स्थिर करने की कोशिश की, कर्नाटक में सरकार को गिराया, अब वो राजस्थान पर भिड़े हुए हैं। आज पूरा देश महामारी के दंश को झेल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। आज इसी एवज में लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने प्रस्ताव करके महामहिम को भेजा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरह के तथ्य पेश कर रही है, जो उनके बयान आ रहे हैं, वो बेहद निराशाजनक है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह घोषित प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है उतना ही करने के लिए वह बाध्य है। ईडी, सीबीआई के डर से बहुतेरों के रास्ते और घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो बहन जी की क्या मिसाल है। उत्तर प्रदेश में रोज जिस तरह हत्याएं, लूट और डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, पूरी तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है। कल ही जिस तरह कासगंज की घटना हुई, 3 लोगों की निर्मम हत्या होना, पिछले समयों में कानपुर में घटना होना, गोंडा में घटना होना, इटावा में घटना होना, कल ही गोरखपुर में एक लड़के का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगे जाना, जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं और कल ही दौरा करके आए हैं, वहां गोरखपुर में अगर 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाए, कासगंज में 3 लोगों की दिन दहाड़े हत्या, ये क्या साबित करता है? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इन विषयों और मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। अगर संघर्ष करती हुई राजनीतिक पार्टियां नजर आती है तो ये सरकार उस पर विद्वेष की राजनीति कर रही है। अपराधियों को तो ये सरकार संभाल नहीं पा रही, अपराधियों पर पूरी तरह इस सरकार की मेहरबानी बरस रही है और राजनीतिक लोगों पर मुकदमा लिखवाने में ये सरकार व्यस्त। राजस्थान की राजनीति समेत देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद
डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, शेखावत जी केंद्र में मंत्री हैं और वो उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। वॉइस वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वॉइस टेक्स्ट देने से वो कतरा रहे हैं। और भी एक हाउसिंग स्कैंडल है, उसमें भी कोर्ट ने आदेश किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उससे बचने के लिए उन्हें केवल इश्यूज की तलाश हो रही है और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि वो जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रही हैं, चाहे वो वॉइस सैंपल देने के बारे में या फिर जो हाउसिंग स्कैम है उसके बारे में, उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सामना करना चाहिए। कानून तो सबके लिए है। अब वो दौर भी चला गया कि आप मंत्री पद पर बैठे हुए हैं तो आपको इम्यूनिटी है, आपको कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का कभी भी नहीं किया। जिस संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, ये उसके अनुरूप है और प्रजातंत्र की स्थापना की है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो संविधान के अनुसार चलेगी। वो भारतीय जनता पार्टी का जो छल कपट है उसके अनुसार नहीं चल सकती। और उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि जनता, जो भारतीय जनता पार्टी का छल कपट और संविधान की हत्या करने का प्रयास, उसको विफल करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि देश का जो व्यवस्था वो संविधान के अनुसार हो। संविधान और प्रजातंत्र का उसकी रक्षा जनता करेगी। लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं आत्मनिर्भर, सरकार क्या करेगी ये नहीं बता रहे, जनता के लिए कह रहे हैं कि आप स्वयं अपने आप का संभालो। जो कोरोना वायरस का संकट अभी दूर नहीं हुआ है तो हर चीज़ में आप आत्मनिर्भर होइए। आप हमसे, सरकार से अपेक्षा मत करिए। कोरोना वायरस के लिए हमसे अपेक्षा मत करिए। बेरोजगारी है तो हमसे अपेक्षा मत करिए, आत्मनिर्भर बनिए। जो आर्थिक संकट है उसको उभरने के लिए आप आत्मनिर्भर हुइए, अपना खुद देखिए। जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको रोजगार नहीं मिला, वो आत्मनिर्भर बनी। कैसे आत्मनिर्भर करें? तो सरकार किसके लिए है? जो हमारी व्यवस्था है, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस को राहत की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, उनको सरकार और प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी है। आत्मनिर्भर का कौन सा फंडा है ये मेरी समझ में नहीं आया और देश को गुमराह करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहा है। सिलसिला रुक नहीं रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये नहीं पता लगता कि ये केसेस, ये संक्रमण कैसे हुआ। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। अनेक WHO के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अब देहाती क्षेत्र में फैल गया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। जो केरल के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चांसेस हैं, ऐसे हो रहा है। लेकिन भारत सरकार उससे भी वो कर रही है। कौन से नंबर उनके कट जाएंगे अगर वो स्वीकार कर लें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है? कैसे नहीं है? 50,000 रोज हो रहे हैं, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे ये संक्रमण हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। स्वीकार करें और उसके लिए व्यवस्था करें। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप बड़े से बड़े शहर में जाके देखिए, वहाँ बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम वो अवेलेबल नहीं। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरों की ओर। सीएम योगी के निर्देश पर मिर्जापुर मंडल की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में मौजूद अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस टीम के जरिए हर घर के हर सदस्य का सर्वे किया जाए। लक्षण पाए जाने पर संदिग्ध की तत्काल जांच कराई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सर्विलांस टीम को कम से कम एक पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर उपलब्ध करवाया जाए, तो साथ ही टेस्टिंग के काम के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सभी लोग इसकी लड़ाई में लगे हुए हैं। यहाँ भी आके मैंने समीक्षा की है। काफ़ी मेहनत सभी जगह हो रही है और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इधर हमने लगातार टेस्टिंग बढ़ाई है। पूरे प्रदेश में जब हमने शुरुआत की थी तो 60 टेस्टिंग होती थी, अब आज 55,000 60,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। उससे नए केसों की पहचान जरूर हुई है, लेकिन वो अच्छी बात है। पॉजिटिव केसों की पहचान हो जाए, वो छिपे न रहें, इससे बीमारी को ठीक करने में मदद मिलेगी। इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अनुशासन को पालन करें, इसके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और अगर ज़रा भी लक्षण हों तो इसकी जांच कराएं। बेड की कमी कहीं नहीं है। निरंतर यहाँ भी मैंने समीक्षा की है। अभी तो जितने हमारे पास बेड हैं उसका मात्र 15% ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बेड की कोई कमी नहीं रहेगी और लगातार हम इस पर निगाह रखे हुए हैं। टेस्टिंग की भी हम बढ़ाई जाएगी। यहाँ अभी जो टेस्टिंग 300-400 PCR की होती है, एंटीजन टेस्ट की भी होती है, उसको बढ़ा के कम से कम 1,000 पर डे किया जाएगा और आगे बढ़ा के 1,500-2,000 किया जाएगा। तो इसकी पूरी व्यवस्था ऐसी कर ली गई है। सर्वेलेंस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि घर घर जा कर के जहाँ भी कंटेनमेंट जोन हमारे हैं वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो जाए। मैं जन सामान्य से अपील करना चाहता हूँ कि इस कार्य में सहयोग करें, बिल्कुल भयभीत ना हो। अब हमने होम क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की है, इसलिए ये बीमारी में कदापि इसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट कराएं और इसके अनुशासन के पालन। वहीं सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक के गांव शेखपुरा कदीम में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसकी खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और गांव में सफाई कर्मियों को लेकर पहुंचे और सफाई अभियान को शुरू किया, जिसके कुछ ही देर तक अभियान चला। लेकिन अधिकारियों के जाते ही गांव सचिव और सफाई कर्मी सफाई कराने के नाम पर फोटो खिंचवाकर गांव से रफ्फू चक्कर हो गए। मुझे से ही पूछा था, पहली बार भी उन्होंने आ गए। मेरे सामने मकान है मेरा ये, तो तब भी हमने बताया था। उसके बावजूद कल आए थे, कुछ अधिकारी आए थे, सफाई कर्मी बहुत सारे थे, जैसे पूरे ही गांव की सफाई करेंगे। लेकिन थोड़ी देर उन्होंने 2-4 टाइट वही हमेशा की तरह होता है। साल 6 महीने में तो लोग करते हैं, साल 6 महीने में तो लोग करते हैं ये कि 2-3 ट्राली ऊपर से उठाई, जिससे कि चुप से हो जाए लोग बाग जो आस पड़ोस के हैं। फिर वही पोजीशन है तुम्हारे सामने। फिलहाल सफाई हुई भी है, ऐसी ही सफाई होती है। इसके अलावा इस तालाब की वजह से जितना आसपास का एरिया है टोटल सारा पानी दूषित हो चुका है। जाओ समरसेबिल तक का पानी दूषित है। नल के तो सबके बंद हो चुके, 2 सरकारी नल खड़े, आप मुँह नहीं धो सकते उसमें, पीना तो बहुत दूर की बात है, इतना गंदा पानी है उसका। शेखपुरा कदीम में पिछले 3-4 दिवसों से शिकायत मिल रही थी कि कूड़े का सही से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और लोकल स्तर पे जो कई व्यक्ति हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कल हमने टीम भेजकर वहाँ पर सफाई का कार्य शुरू कराया है, जेसीबी ट्रैक्टर लगा के, क्योंकि शहर के पास का है, कूड़ा भी बड़ा गांव है, इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा और इकट्ठा होता है। तो जेसीबी एवं ट्रैक्टर से कल भी अभियान चला, आज भी अभियान चल रहा है और जब तक पूरी साफ सफाई नहीं हो जाती इस अभियान को चलाया जाएगा। सर वहाँ पर जो एक तालाब है उसकी पूर्ण सफाई नहीं हो पाई है, बरसात का मौसम है, या रोक तक होगा जी। तालाब का सफाई अगर ऐसा कोई है कि तालाब की सफाई नहीं हो पा रही तो मशीन जैसा मशीनें लगी हुई हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में मैनुअली तो सफाई नहीं कराई जा सकती, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने मशीनें लगा रखी हैं। तो तालाब में अगर ये है कि कोई अवैध वो कोई विवाद नहीं और कुछ नहीं तो उसको बिल्कुल सफाई कराई जाएगी। अगर कोई विवाद में तो उसको सुलझा के प्रधान के माध्यम से एवं अधिकारी के माध्यम से तब भी सफाई कराई जाएगी। बलरामपुर के रहने वाले भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के एक अधिकारी सुभान अली 22 जून से लापता हैं।
वे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती लेह और कारगिल में थी। 22 जून को वे लॉन्स नायक पलविंदर सिंह के साथ भारत चीन पर बन रही सड़क का निरीक्षण करने गए थे। कहा जा रहा है कि उनकी जिप्सी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। अभी तक उनका शव भी बरामद नहीं किया जा सका है। उनके परिवार को उनका इंतजार है। बच्चे को कोई मिलना तो चाहिए साबुत, डेड बॉडी मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ चीज़ मिलना चाहिए। लेकिन अब तो हम डेड बॉडी का भी ख्याल नहीं करूँगा, क्योंकि अब महीना हो गया। डेड बॉडी होता तो हम लोग ऊपर हो जाता। अब मेरा बच्चा मुझे जिंदा और सही सलामत चाहिए, किसी के गिरफ्त में है, क्योंकि इतनी गाड़ी 18 फुट उधर नहीं जा सकती, नहीं गिरने के लिए ऐसा नामुमकिन है। मैं सबसे हाथ गुजारिश करता हूं कि आप लोग दुआएं करें, मेरा बेटा सही सलामत मिले। और मैं रक्षा मंत्रालय से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप मेहनत करिए और मेरा सुभान सही सलामत मिले। वो गिरा नहीं है नदी में, उसको आप लोग सही सलामत में और जो भी भाई हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर रखा है, उससे भी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हम गरीब का ख्याल करिए और मेरे बच्चे को सही 22 जून की घटना है। ये एक मोटर एक्सीडेंट वो थे और एक नाइक थे, तो उसमें से गाड़ी और एक आदमी रिकवर हो गए, सिर्फ ये रह गए। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर थे जो BRO में काम कर रहे थे। तो अभी टिल डेट उनकी बॉडी नहीं मिली है। तो आज से अराउंड 5 दिन पहले हम लोग वहाँ गए भी थे उनके घर पे। तो उनको था कि अभी भी ढूंढने में सफिशिएंट प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो जो हम लोगों ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, तो उनके द्वारा SDRF टीम के माध्यम से रोज किया जा रहा है प्रयास, और डेली एक्टिविटीज़ का उन्होंने फ़ोटो भी हमें भेजा है। फिर भी मतलब उनकी उनको कुछ कन्फ्यूजन है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ कुछ कार्रवाई कम हो रही है। तो इसी संदर्भ में 3 व्यक्ति की टीम बना के पुलिस की और उनको भी भेजा गया है कि अगर वहाँ अगर प्रयास में किसी तरह का कमी हो तो हमें बताएं, तो हम लोग फिर आगे सरकार के साथ बात भी करें। मंत्रालय जिसके जिम्मे सर्वोच्च देश के सुरक्षा का भार होता है, ऐसे में उसी के परिवार का एक IAS ऑफिसर लापता हो जाए, ये तो सोचने वाली बात है। मामला बलरामपुर जनपद के जयनगरा गांव का है, जहां पर जन्मे सुभान अली ने IAS करके और देश के एक पद पर लद्दाख में पोस्टिंग हुई और वहां पर IAS ऑफिसर सुभान अली कारगिल के द्रास सेक्टर में तैनात हुए, जहां पर 22 जून को उनकी गाड़ी जिप्सी खाई में गिर गई और अभी तक उनके लाश का कोई पता नहीं लग सका है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बार बार PMO ऑफिस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं रक्षा मंत्रालय से न्याय की गुहार लगाई है। उनके पिता एवं उनकी माता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से सुभान अली को जिंदा या मुर्दा लेने को कहा है, लेकिन आज 32 दिन बीत जाने के बाद भी सुभान अली का कोई पता नहीं लग सका है। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि जिस रक्षा मंत्रालय के जिम्मे सभी देशवासियों की रक्षा होती है, क्या वो ऐसे अपने एक IAS ऑफिसर को गंवा देता है जिसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाता। ANB न्यूज़ के लिए दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट, बलरामपुर। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।